नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने 100 एमसीक्यू को देखा था। तो उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं, जैसे उस वीडियो में आपको 100 एमसीक्यू बताए थे, ये उसका पार्ट 2 आप कह सकते हैं। इसमें फिर हम 100 और एमसीक्यू को देखने वाले हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के, जो सारे, ये देखिए, 12th एग्रीकल्चर हो बोर्ड का, बीएससी एजी सेमेस्टर, एमएससी एजी सेमेस्टर हो, इसमें सारी, और इसके अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लास है वो होने वाली है। ठीक है, इसमें जो हम एमसीक्यू आपको बताएंगे ये लगभग सारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो छोटी रखने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101 से यहाँ पर शुरू हो रहा है। देखिए क्या यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विक्रय लागतें मुख्यतः पाई जाती हैं। यानी इसमें यह कह रहा है कि जो विक्रय लागतें हैं वो मुख्यतः किस में पाई जाती हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण एकाधिकार और उपरोक्त सभी। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो विक्रय लागतें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं अपूर्ण प्रतियोगिता में, यानी 101 का ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जल्दी हम करेंगे, सिर्फ आंसर आपको बताते चलूंगा क्योंकि कल की वीडियो आधे घंटे से ज्यादा लंबी हो गई थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म असामान्य लाभ तब कमाती है जब, तो इसमें जो सिचुएशन होगा 102 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी एयर जो है वो एसी से जब बड़ा होगा। अब देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को काटता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी नीचे से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। 104 मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मुद्रा में देखिए, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, सभी। देखिए ये मतलब चारों, ये तीनों मुद्रा में ही आती हैं, करेंसी में आती हैं। जैसे धातु मुद्रा आपको पता है जो कॉइन्स होते हैं, पत्र मुद्रा भी आप जानते हैं, नोट्स वगैरह, नोट जो हैं। तो इन सभी, ये सभी जो चीजें हैं आपकी मुद्रा में ही आती हैं। तो 104 का ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। मुद्रा का प्रमुख या अनिवार्य कार्य, जो हमारा मुद्रा है, करेंसी है, उसका यानी अनिवार्य कार्य कौन सा है वो पूछा जा रहा है। तो 105 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी विनिमय का माध्यम, इसको कह सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए एक्सचेंज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है। मुद्रा के प्रयोग से पूंजी की गतिशीलता में क्या प्रभाव पड़ा? तो 106 का आपका हो जाएगा, मुद्रा के प्रयोग से जो पूंजी की गतिशीलता है वो बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर अ। आगे देखिए, वास्तविक अर्थ में द्रव्य यानी मुद्रा है। तो इसमें से, यानी देखिए, धातु मुद्रा प्लस शाख मुद्रा प्लस पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा प्लस पत्र मुद्रा, केवल धातु मुद्रा। तो ऊपर भी हमने देखा था। तो 107 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी देखिए यहां पर इसमें आपका ऑप्शन नंबर, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है लेकिन इसमें आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर अ को लगा सकते हैं। कमेंट में आप बताएं ब आपको लगता है कि अ लगता है। ठीक है, आगे देखिए, 108 में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं है? तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि, मतलब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं है। तो इसमें आपका राष्ट्रीय आय के वितरण का माध्यम ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स। आगे देखिए, यहां पर आगे देखते हैं क्या है। 109 में निम्नांकित में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक है? तो 109 का आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, यानी यहाँ पर पत्र मुद्रा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया जा रहा है। भारत में 1 रुपए का सिक्का, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रमाणिक है, सांकेतिक है, सांकेतिक प्रमाणिक दोनों है, या परिवर्तनीय मुद्रा है। तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, यानी सांकेतिक और प्रमाणिक सिक्का है। ठीक है, अब 111 यहां पर देखिए क्या दिया जा रहा है। 111 है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की विशेषता। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी 100% धातु कोष। आगे देखिए 112 है, भारत में 10 रुपए के नोट के निर्गमन का अधिकार है। तो 112 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, यानी भारतीय रिजर्व बैंक।
ऑप्शन नंबर 112 का। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर भारत में नोटों का निर्गमन किया जाता है, तो 113 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा देश में 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर अ, यानी केंद्रीय सरकार। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, चेक किस पर लिखा जाता है? तो ये आपका 115 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी बैंक पर। ठीक है, अब देखिए जिस चेक का रेखांकन नहीं किया जाता उसे कहते हैं, तो 116 का हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 100, यानी खुला चेक। आगे देखिए चेक का भुगतान अब लिया जा सकता है, कब लिया जा सकता है? तो 117 का आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ, यानी 3 माह के अंदर। चेक के पक्ष होते हैं, तो चेक के कितने पक्ष होते हैं वो पूछा जा रहा है, तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी 3। फिर देखिए विनिमय विपत्र के कितने पक्ष होते हैं? तो 119 का यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी 3। ठीक है, 120 विनिमय विपत्र में प्राप्तकर्ता या आदाता कौन हो सकता है? तो 120 में हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द, यानी स्वयं लेखक या बैंक या बेचान पात्र। ठीक है, अब देखिए 121 देखते हैं, बैंक ड्राफ्ट के पक्ष होते हैं, तो बैंक ड्राफ्ट के कितने पक्ष होते हैं? तो वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, ब, यानी 3। 122 साधनों के समूह में किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई प्रयुक्त करने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, तो 122 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी यहाँ पर सीमांत उत्पादकता। ठीक है, 123 देखिए रिकार्डो के अनुसार सीमांत भूमि वह है जिस पर, मतलब, तो इसका आपका हो जाएगा 123 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी लगान नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों रिकार्डो जो है इनका मतलब अगर आप 12th बोर्ड्स में है, 12th एग्रीकल्चर में, तो इन रिकार्डो का लगान सिद्धांत आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर वाले क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना इसके पढ़े आपको नहीं जाना है, ये आपको पढ़ के ही जाना है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। फिर देखिए यहाँ पर दिया है रिकार्डो के अनुसार लगान कीमत को, यानी क्या प्रभाव डालता है लगान कीमत पर? तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी निर्धारित नहीं करता। ठीक है, अब 125 यहाँ पर देखते हैं क्या है, आभास लगान की अवधारणा किसकी है? यानी आभास लगान की जो अवधारणा है वो किसने दी? तो 125 का आपका कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 100, यानी मार्शल की। 126 है आभास लगान प्राप्त होता है, तो किसको प्राप्त होता है? तो 126 का होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पूंजीगत वस्तुओं को। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान किस साधन को मिल सकता है? तो 127 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्पादन के किसी भी साधन को। 128 फिर देखिए यहां पर क्या दिया जा रहा है, यहां पर है आपका क्वेश्चन नंबर 128 में, यहां पर अधिसीमांत भूमि तथा सीमांत भूमि की उपज का अंतर कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक लगान। फिर 129 यहां पर देखते हैं, इसमें क्या है, जब मजदूरी का भुगतान नकद के रूप में किया जाता है तो मजदूरी कहलाती है, तो 129 का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी मौद्रिक मजदूरी। फिर देखिए 130 है, कीमतों में वृद्धि होने पर वास्तविक मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी घटती है। 131 है, असल वास्तविक मजदूरी बराबर होती है, तो 131 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ये वाला, यानी यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी प्लस अन्य सुविधाएं। और यहाँ पर 2 और उसी के ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 132 का है, यदि आनुपातिक दृष्टि से कीमत वृद्धि मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि से कम होती है तो वास्तविक मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 132 का होगा ऑप्शन नंबर 100, यानी बढ़ती है। 133 देखिए, घंटों के हिसाब से भुगतान किए जाने पर मजदूरी कहलाती है, तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी समयानुसार मजदूरी। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट दोस्तों, 132 क्वेश्चन नंबर का 100 यहाँ पर होगा बढ़ती है, और 133 यहाँ पर है घंटों के हिसाब से भुगतान किए जाने पर मजदूरी कहलाती है, तो 133 का होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी समय अनुसार मजदूरी। भाई 134 है, श्रम की मांग होती है,
तो 134 का होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी व्युत्पन्न मांग। ठीक है, तो मांग और पूर्ति को आप जरूर भी पढ़ लेंगे। 134। अब देखिए 135 यहां पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 135 में जो धनराशि केवल पूंजी के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होती है उसे कहते हैं। तो 135 का होगा ऑप्शन नंबर ब यहां पर, यानी ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए अब 135 आपका हो गया। अब देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा 136 का ऑप्शन नंबर द, यानी J.M. किन्स। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि J.M. किन्स जो है ये इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने अर्थशास्त्र के 10-11 सिद्धांत दिए थे, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला वाला है, क्वेश्चन नंबर 138 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 138 में यहाँ पर कहा जा रहा है लाभ उत्पादन के कौन से साधन को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर उद्यम यानी द को, ठीक है, उद्यम को, ऑप्शन नंबर डी। लाभ का जोखिम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो 139 का होगा 139 क्वेश्चन नंबर का ब, यानी हॉले के द्वारा। ठीक है, अब 140 हम देखते हैं क्या है। 140 में है यहां पर आपका उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है। तो ये आप लोगों को आपने पढ़ा भी होगा, जो अनिश्चितता है, जो जोखिम है, उसको जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो उठाते हैं। 141 से लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 141 का होगा ऑप्शन नंबर 100, यानी शुम्पीटर ने। ठीक है, लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 142 में आपका कौन सा होगा, 142 में हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ, यानी F.H. नाइट ने। 143 भी देखिए, एक उपभोक्ता का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य क्या है। 143 क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, तो ये आप लगाएंगे, यानी यहाँ अधिकतम संतुष्टि। ठीक है, संतुष्टि जो सेटिस्फैक्शन जो है वो अधिकतम वहां पर। फिर देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 143 तक। 144 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उपभोग ही समस्त उत्पादन का एकमात्र लक्ष्य तथा उद्देश्य है, यह कथन किसका है। तो 144 का ऑप्शन नंबर अ, यानी एडम स्मिथ का। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी बुक आई थी 1796 में, सॉरी 1776 में, 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इन्होंने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर 145 क्वेश्चन नंबर, इसमें है आपका आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत दोनों है। तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, यानी उपभोग, कंजम्पशन। ठीक है, अब देखिए 146 यहां पर क्या क्या कहा जा रहा है। फिर कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है तो ऋणात्मक यानी नेगेटिव होने लगेगी। अब तुष्टिगुण होता है। तो 147 क्वेश्चन नंबर इसका होगा आपका 147 ऑप्शन नंबर ब, यानी सापेक्ष। 148 क्वेश्चन नंबर, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 148 का यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, यानी अधिकतम होती है। 149 क्वेश्चन, वह बिंदु पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है जहां सीमांत तुष्टिगुण होता है। तो 149 क्वेश्चन नंबर का होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी शून्य, 0। 150 पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल तुष्टिगुण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी अधिकतम, मैक्सिमम होगा। अब 50 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए तुष्टिगुण पाया जाता है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जाएगा 151 में द, यानी लाभदायक व हानिकारक वस्तुओं में। 152 क्वेश्चन नंबर, धनी व्यक्तियों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर उनके लिए मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण यानी क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो 152 का क्वेश्चन नंबर का 152 का होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी घटता है।
अब 153 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। इसमें आपका 153 में देखा जाए तो एक सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है, यानी एक सामान्य जो मांग वक्र होता है, डिमांड कर्व, उसका ढाल ऋणात्मक धनात्मक शून्य की अनंत होगा। तो 153 का होगा ऑप्शन नंबर ब यानी ऋणात्मक। 154 देखिए यहां पर, मांग का नियम कौन सी वस्तुओं पर क्रियाशील नहीं होता है। तो 154 154 क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब। यहां पर दिया है देखिए अनिवार्य वस्तु, ठीक है ये। अब 155 क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। मांग का नियम लागू होता है यदि, तो 155 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी अन्य बातें यदि समान रहें। देखिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 156, इसमें क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो 156 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है यहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता यदि, तो 156 का यहां पर आपका कौन सा का ऑप्शन नंबर द, यानी मांग का नियम तब लागू नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर द है, जब अन्य वस्तुओं की कीमतें बदल जाती हैं, फैशन बदल जाता है, वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर द यानी इनमें से सभी। देखिए 157 इसमें गिफिन गुड्स यानी गिफिन वस्तुओं के बारे में, इनको आप पढ़ेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 157 में दिया जा रहा है गिफिन वस्तुएं होती हैं, यानी जो गिफिन गुड्स हैं वो, यानी इसमें से ऑप्शन में से क्या होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 157 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर द, यानी निम्न कोटि की वस्तुएं जो होती हैं उन्हीं को गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुएं कहते हैं। 158 फिर देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक एक व्यस्त उद्योगपति तथा वकील के लिए कार्य यानी अनिवार्य है आरामदायक। देखिए ये जो दिया गया है अनिवार्य आरामदायक विलासतापूर्ण, ये सभी आवश्यकता के प्रकार हैं। तो एक व्यस्त उद्योगपति तथा वकील के लिए कार्य क्या है, तो 158 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी अनिवार्य वस्तु है, ठीक है। वो व्यस्त उद्योगपति तथा वकील हैं तो कार्य उनके लिए देखा जाए तो यानी व्यस्त है उनके लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ। देखिए क्वेश्चन नंबर 159 मानवीय आवश्यकताओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण तो इसमें 159 क्वेश्चन नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी सापेक्ष है। 160 क्वेश्चन है यहाँ पर मनुष्य का रहन सहन का स्तर निर्भर करता है। तो 160 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर द, यानी उपरोक्त सभी घटकों पर, यानी मनुष्य की मौद्रिक आय, मनुष्य की क्रय शक्ति और व्यय करने के ढंग पर। 161 क्वेश्चन भारतवासियों का रहन सहन का स्तर निम्न है क्योंकि, तो 161 क्वेश्चन नंबर का होगा ऑप्शन नंबर द, यानी उपरोक्त सभी कारण ये सीखे हैं। जनसंख्या की अधिकता है, प्रति व्यक्ति आय कम है, पता है आपको, व्यय करने का ढंग भी दोषपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर द। देखिए अब 162 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आवश्यक वस्तुओं की मांग होती है। तो 162 का होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी बेलोचदार, ठीक है, लोचदार नहीं बेलोचदार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 163 है नमक की मांग की लोच होती है। तो 163 में होगा आपका ऑप्शन नंबर द, यानी अत्यधिक बेलोचदार, ठीक है। 164 क्वेश्चन यहां पर है निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं 164 का। यहां पर देखिए इसमें ऑप्शन नंबर स सही होगा, नमक यानी स, ठीक है। फिर आगे देखिए 165 क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसमें आपका ये हो रहा है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किसने दी या इसके प्रतिपादक कौन है। तो 165 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ब हो जाएगा, यानी मार्शल, जो अल्फ्रेड मार्शल है जिन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में, वही है इसके प्रतिपादक। तो ऑप्शन नंबर ब। फिर देखिए 166 उपभोक्ता की बचत की मान्यता है कि मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण, यानी तो इसमें 166 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी समान रहता है। 167 क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या कहा जा रहा है वो देखिए, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उससे मिलने वाली उपभोक्ता की बचत,
यानी क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? तो 167 पे होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी घटती है। 168 जीवन रक्षक वस्तुओं से मिलने वाली उपभोक्ता की बचत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 168 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका द यानी असीमित। क्वेश्चन नंबर 169 भूमि विकास बैंक किस प्रकार के बैंक माने जाते हैं? तो 169 में होगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर द यानी सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 170 भूमि विकास बैंक ऋण प्रदान करते हैं। तो 170 का होगा ऑप्शन नंबर द यानी ये आपका दीर्घकालीन। ठीक है, अब देखिए 171 क्वेश्चन नंबर भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 171 क्वेश्चन नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी झंग में। ठीक है, 172 क्वेश्चन देखिए कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है। तो 172 में होगा आपका ऑप्शन नंबर अ यानी भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 173 फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 173 का होगा ऑप्शन नंबर द यानी जमा प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 174 फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर है निम्नलिखित में व्यापारिक बैंकों का वर्णन कौन करता है? तो साख सृजन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला 174 तक हो गया। हम 25 क्वेश्चन जो है उनको भी बचे हुए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर 175 से व्यापारिक बैंकों के लिए उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 175 का होगा ऑप्शन नंबर आपका ब यानी चालू खाता। फिर 176 क्वेश्चन यहां पर देखिए सबसे अधिक दर से ब्याज दिया जाता है। तो 176 में होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी सावधि खाते पर। 177 क्वेश्चन नंबर यहां पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये होगा आपका जनवरी 2015। देखिए ये क्या हुआ था कि जो योजना आयोग था प्लानिंग कमीशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और पूछा जाता है अंतिम पंचवर्षीय योजना कब थी? तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी जो 2012 से 2017 तक चली थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। और प्लानिंग कमीशन योजना आयोग गठन हुआ था इसका 1950 में। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1951 से 1956 तक। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं इसमें कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका अधिकतर पूछा भी जाता है तो देख लेते हैं। इसमें यहां पर ये है 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 178 इसमें आपका होगा देखा जाए तो 178 में ऑप्शन नंबर द यानी देखिए 1980 को यहाँ पे 6 बैंक जो हैं वो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यही होता है। यहाँ पर 15 अप्रैल 1980 की बात की जा रही है तो 6 बैंक होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 14 ये ज्यादा पूछा जाता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 179 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सन 1969 में। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। संभवतः जुलाई 1969 में ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 179। फिर देखिए 180 इंटरनेट सेवा के विकास एवं विस्तार से ई बैंकिंग सेवाएं यानी क्या उन पर प्रभाव पड़ा है? 180 का होगा ऑप्शन नंबर ब यानी बढ़ती हैं। 181 क्वेश्चन नंबर बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों से अत्यधिक व्यय का खतरा। तो 181 का होगा ऑप्शन नंबर ब यानी बढ़ता है। फिर देखिए 182 निम्न में भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो 182 182 का होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही भारत का जो है केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक्ट आया था 1934 में, स्थापना हुई थी 1935 में।
अब यहाँ पर देखिए ये वही क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो 183 का जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही 1935 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक्ट आया था 1934 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कौन से वर्ष में आरबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसको आप ध्यान में रखना है, 1949 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए 185, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 185 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ब, यानी मुंबई में आरबीआई का आपका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, 185 का ब। 186, भारत में 1 रुपए का सिक्का ढाला जाता है। तो 186 क्वेश्चन नंबर का होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये अ ब नहीं है, देखते हैं अगला, यहां पर देखिए ये वाला है, भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 186 का। ठीक है, आगे फिर देखते हैं यहां पर 187, भारत में नोटों के निर्गमन पर किस बैंक का अधिकार होता है? तो 187 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, 1935 में स्थापित, 1934 में एक्ट आया। देखिए 188 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है? तो 188 का ऑप्शन नंबर ब, यानी रिजर्व बैंक। ये सारे क्वेश्चन आरबीआई से ही हैं। अब एक क्वेश्चन आपको और बताऊं बैंक के बारे में, जो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो वो था नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, नाबार्ड की स्थापना 1982, 12 जुलाई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 189 क्वेश्चन नंबर फिर देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। 189 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नोट निर्गमन की कोष व्यवस्था है। तो 189 का होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी न्यूनतम, मिनिमम। ठीक है, 190 क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ, यानी जो आपका एसबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ब, 1955 में आपका एसबीआई की स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निम्न में से किसकी संस्तुति पर की गई? 191 क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के द्वारा, इसी की सिफारिश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 100। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 191 का ऑप्शन नंबर 100। ठीक है, आगे दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हुआ है। 191 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 100 नहीं होगा। स्टेट बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो आपकी हुई थी ग्रामीण, ब नंबर है, ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब सही है। ठीक है, आगे फिर देखिए यहां पर कहा जा रहा है किस बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक की स्थापना की गई? 198 क्वेश्चन नंबर, इसका होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 193 क्वेश्चन नंबर देखिए, राष्ट्रीय, देखिए वो जो मैंने क्वेश्चन बोला था वो यहाँ पर, इसको मैं बता देते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो मैंने नाबार्ड बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछा जाता है। 193 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर अ होगा, यानी शिवरमन समिति। 12 जुलाई 1982 में आपका शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 194 क्वेश्चन नंबर, क्या यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? मैंने आपको बताया ही है, 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर द, इसको आप लगाएंगे। देखिए 195, कृषि में कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो 195 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा 195 का ऑप्शन नंबर 100, यानी नाबार्ड। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में, कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था यही बैंक है। 5 क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 196 क्या कहा जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। 196 क्वेश्चन नंबर में है, किसी राज्य की सहकारी शाख की सर्वोच्च संस्था होती है? ऑप्शन नंबर 100, यानी राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, 196 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए तकावी ऋण प्रदान किया जाता है। 197 क्वेश्चन नंबर में यह कहा जा रहा है कि तकावी ऋण प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 100, यानी राज्य सरकारों या पंचायतों द्वारा।
198 क्वेश्चन नंबर देखिए, तकावी के अंतर्गत निम्न में से किस प्रकार के ऋण दिए जाते हैं? तो 198 इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी अल्पकालीन। फिर 199 199 क्वेश्चन देखिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 199 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर द 1975 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना हुई थी। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी परीक्षाओं में आता है, 200 वाला लास्ट क्वेश्चन। किसान क्रेडिट कार्ड यानी जो केसीसी है उसकी यानी वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 100 होगा 1998 99, अधिकतर देखते हैं 1999 में केसीसी प्रारंभ हुआ था। तो ये आपके रहे एक 200 100 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 100 क्वेश्चन इस पार्ट में, 200 क्वेश्चन हो गए। अब एक थर्ड पार्ट लाएंगे जिसमें हम 82 क्वेश्चन दिखाएंगे, तो पूरे 282 क्वेश्चन रहेंगे, आप उनको ध्यान में रखेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप फॉलो करेंगे और इसके पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन में वहां से ज्वाइन करेंगे। और आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में वो बताएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, और हम इंटरमीडिएट के 11 12 के सारे सब्जेक्ट का 11 सब्जेक्ट का हम ऐसे क्लास लाते रहेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है। आप क्लास करते रहेंगे, दूसरे चैनल्स पर क्लासेज आ रही हैं, यहाँ पे सिर्फ हम आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लाते रहेंगे। और जिस चैनल से मैंने अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी किया था 12th का, तिवारी एग्रीकल्चर 11 12 बोर्ड एग्जाम, वहाँ से आप कर सकते हैं। इस साल भी नई क्लासेज चल रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस